नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने तय किया है कि इस बार यानी 18वीं लोकसभा में भी उनके स्पीकर ओम बिरला ही होंगे। पिछले 70 साल में ये एक समृद्धशाली परंपरा रही है कि लोकसभा का जो स्पीकर चुना जाता है, वो सर्वसम्मति से चुना जाता है, यानी उसके लिए चुनाव नहीं होता है। वो चूँकि सदन का स्पीकर होता है, सदन के लिए चुना जाता है और सदन में सभी दलों के, सभी राज्यों के, पूरे देश के सांसद बैठते हैं और वो देश का कानून बनाते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, देश के समक्ष जो समस्याएँ हैं, उन पर चर्चा करते हैं अलग-अलग नियमों के तहत। इसलिए भले ही सत्तारूढ़ दल से स्पीकर चुना जाता हो, बनाया जाता हो, लेकिन वो सबका होता है, पूरे देश का होता है। लेकिन पहली बार हो रहा है कि स्पीकर के लिए चुनाव की नौबत आ गई है और ये चुनाव की नौबत किसने पैदा की है? विपक्षी दलों ने, खास तौर से कांग्रेस ने। कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी की ये जिद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नाम तो लेते हैं समन्वय का, संवाद का, सहयोग का, लेकिन किस तरह की लैंग्वेज का यूज वो प्रधानमंत्री के लिए करते रहे हैं, उनकी माताजी करती रही हैं, उनके अलग-अलग नेता करते रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं और नियमों को खूंटी पर टांगा हुआ है। इसके बाद अगर वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से आकर के बात करें और सदन को चलाने के लिए उनसे सहयोग की प्रार्थना करें, तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी क्या किसी भी ईगोइस्ट नेता को, अहंकार में डूबे हुए नेता को भूल जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो देश का होता है, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है और प्रधानमंत्री नाम की जो ये संस्था है, इसका सम्मान करने का, उसको इज्जत देने का हर एक का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। जब आप अधिकारों की बात करते हैं, तो फिर कर्तव्यों की बात भी की जानी चाहिए। तो मसला कहाँ आकर के अटका है, हमें पहले दिन से देखना चाहिए और पहले ही दिन से इनका जो एटीट्यूड रहा है, इनका जो तौर तरीका रहा है, वो गौर करने के लायक है, उस पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पहले ही दिन सारे सांसद इकट्ठा होकर के पार्लियामेंट परिसर में उसी कलर की, उसी साइज़ की संविधान की कॉपी लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिस साइज़ की राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सभाओं में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराते हुए दिखाई देते थे। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ये 24 जून की घटना है। 24 जून यानी 25 जून से एक दिन पहले की घटना है, जब ये संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे। 25 जून इसलिए मैंने इस तारीख का नाम लिया है, क्योंकि इसी दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इस देश पर संविधान को ताक पर रख दिया था और मार्शल लॉ यानी इमरजेंसी थोप दी थी। वो पहला और अंतिम अवसर था जब किसी तानाशाह प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। लोकतांत्रिक जो अधिकार थे लोगों के,
उनको निलंबित कर दिया था और देश पर नए नियम और कानून थोप दिए थे। न्यायपालिका को भी वो करने के लिए मजबूर कर दिया था जो सरकार चाहती थी। और ये ऐसा समय था जब पूरी दुनिया भारत के भीतर घटित हो रहे आपातकाल के पूरे घटनाक्रम को आंखें फाड़-फाड़ करके देख रही थी और ब्रिटिश अखबार तो हेडलाइंस बना रहे थे, नेहरूज़ डॉटर, यानी जिन नेहरू को लोकतंत्र का समर्थक माना जाता था, उनकी बेटी देश के भीतर क्या कर रही है, उसको लेकर के तमाम विदेशी मीडिया हाउसेज़ में, अखबारों में हेडलाइंस छपा करती थी। 25 जून 1975 को ये कर्मकांड हुआ और ये लोग संसद परिसर के भीतर 24 जून को संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में प्रवेश करने से पहले कांग्रेस पर और खास तौर से इन लोगों की इस प्रवृत्ति पर, मनोवृत्ति पर बहुत कड़ा प्रहार किया था। इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए, इमरजेंसी का नाम लेते हुए और ये कहा था कि देश में आइंदा कभी भी कोई इस तरह का दुस्साहस ना करने पाए, यानी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाए, प्रेस को कुचल दिया जाए, न्यायपालिका को भी अलग तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, विपक्षी नेताओं को उठा करके रातों-रात जेलों में ठूँस दिया जाए, ऐसा दुस्साहस कोई ना करने पाए, ये देश को संकल्प लेना होगा। उस दिन चर्चा चल निकली थी कि साहब स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी अपना लाएगी, जैसी कि परंपरा है, सभी सरकारें लाती हैं, तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए और इसी शर्त पर वो स्पीकर को निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से चुनने का अवसर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, यानी एक तरह की बार्गेनिंग। और इन लोगों का कहना ये था कि साहब इससे पहले भी तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दलों को दिया जाता रहा है। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कर्नाटक से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, मल्लिकार्जुन नैया, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो कांग्रेस के लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद सईद को उन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया था। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो अकाली दल के चरणजीत अटवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था और 2009 में करिया मुंडा भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये बताने के लिए है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो विपक्षी दल यानी अन्ना डीएमके के थंबी दुरई को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी की घटक दल नहीं थी। इसके बावजूद थंबी दुरई को बनाया गया था। 2019 में किसी को भी ये पद नहीं दिया गया था, यानी किसी को भी नहीं बनाया गया और पूरे 5 साल तक ये पद खाली रहा। अब 2024 में अचानक कांग्रेस को लगता है, विपक्षी दलों को लगता है कि ये पद उनको मिलना चाहिए। ये परंपरा है और वो दुहाई देते हैं 1991 की, 1998 की, 2004 की, 2009 की कि विपक्षी दलों के नेता को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बताने को है कि 2014 में उन्होंने भी थंबी दुरई को उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन ये कोई रूल नहीं है
कि अगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है यानी सत्तारूढ़ दल का है, तो उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दलों को दिया ही जाए। और भारतीय जनता पार्टी का, उनके समर्थकों का ये कहना है कि तमिलनाडु में इस समय डीएमके की सरकार है और वहां पर विधानसभा में स्पीकर भी डीएमके का है और डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का ही है। पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है 2011 से, वहां पर भी ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया है। वहां स्पीकर भी टीएमसी का है और डिप्टी स्पीकर भी ममता बनर्जी ने टीएमसी का ही बना रखा है। कांग्रेस शासित कर्नाटका, वहां पर स्पीकर भी कांग्रेस का है और डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस का है। तो ऐसे में कांग्रेस यहां केंद्र में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद लेने की जिद पर क्यों अड़ रही है और बार्गेनिंग क्यों कर रही है? और तो छोड़िए, इनके जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, यानी जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, केरल में उनकी सरकार है, विजयन वहां मुख्यमंत्री हैं। केरल में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। वहां उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया है ये पद। तेलंगाना, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, वहां जो स्पीकर हैं वो कांग्रेस के ही हैं और उपाध्यक्ष का पद, डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ा हुआ है। अब जरा इनकी एक और सहयोगी को देख लेते हैं, आम आदमी पार्टी। क्या पंजाब में उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया हुआ है? कांग्रेस को या किसी अकाली दल को? नहीं दिया हुआ है। वहां स्पीकर भी आम आदमी पार्टी का ही है और डिप्टी स्पीकर भी आम आदमी पार्टी का ही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कैसे कह सकती है साहब कि जी यहां लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को चाहिए? और पंजाब ही नहीं, दिल्ली में भी स्पीकर आम आदमी पार्टी का और डिप्टी स्पीकर भी आम आदमी पार्टी का। एक और राज्य, 3 राज्यों में इस समय कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटका का मैंने बता दिया, दोनों पद कांग्रेस के पास। तेलंगाना में स्पीकर कांग्रेस का, डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। अब जरा पहाड़ी राज्य हिमाचल की तरफ चलते हैं, जो तीसरा राज्य कांग्रेस पार्टी के पास है। वहां भी दोनों पद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के पास ही है। अब आते हैं इस बात पर कि डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को? क्योंकि ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल सुबह 11 बजे मतदान होगा और कांग्रेस की तरफ से उनके केरल के जो 8 बार के सांसद, जिनको वो प्रोटेम स्पीकर भी बनवाना चाहते थे भर्तृहरि मेहताब की जगह, उन्होंने विपक्षी दलों की तरफ से यानी इंडी अलायंस की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। यानी कल मतदान होगा और चूंकि संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है, इसलिए ओम बिरला के दोबारा स्पीकर चुने जाने में तो किसी को संदेह है ही नहीं। तो ये चुनाव क्यों कराया जा रहा है? सिर्फ ईगो, अहंकार, टकराव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए या उनको शर्मिंदा करने के लिए, असहज करने के लिए। जो डे वन से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के सांसद हमें संसद परिसर में और संसद के भीतर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल 24 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे थे लोकसभा में, तो राहुल गांधी उनको संविधान की पुस्तिका दिखा रहे थे हाथ ऊपर करके।
ना तो ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप है और ना ही वो मर्यादित आचरण कर रहे थे, ना वो सदन की गरिमा का ध्यान रख रहे थे। यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के इनकी जो भावनाएं हैं वो इस कदर हर्ट हुई हैं, इस कदर ये परेशान हैं कि उस कुंठा को छिपा भी नहीं पा रहे हैं। वो लगातार शो हो रही है। ये जो संविधान की प्रतियां लेकर के पार्लियामेंट के परिसर में मार्च कर रहे थे और जब एक-एक करके शपथ ग्रहण कर रहे थे सांसद के रूप में, सदस्य के रूप में, तब भी उस संविधान की प्रति को शो कर रहे थे। उस पर अलग से बात करेंगे एक प्रोग्राम में कि ये जिस संविधान को लेकर के इस तरह का वितंडा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, उस संविधान का सर्वाधिक अगर किसी ने अपमान किया है, अगर भारतीय संविधान को एक तरीके से लज्जित, अपमानित करने का काम किया है, उपेक्षित करने का काम किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। ऐसे अनेक दृष्टांत मैं आपको उस प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के इनके दोहरे मानदंड हैं। 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस सर्वाधिक बार चुने हुए सांसद थे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चूंकि उनसे खुन्नस खाती थी, उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। बाबा विखे पाटिल को इन्होंने डिप उस समय प्रोटेम स्पीकर बनाया। सवाल ये भी उठता है कि आप के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग कर रहे थे कि साहब वो 8 बार के सांसद हैं और भर्तृहरि मेहताब 7 बार के सांसद हैं। अंतर ये है कि भर्तृहरि मेहताब निरंतरता में 7 बार जीते हैं और के सुरेश जो केरल से आते हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बीच में 2 बार हारे भी थे। और दूसरी बात ये है कि अगर ये दलित कार्ड खेलना चाहते थे के सुरेश का नाम आगे करके, तो क्या के सुरेश को ये नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे लोकसभा में? अब उन्हीं के सुरेश को इन्होंने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करवाया है। और एक सवाल तो ये भी उठता है कि ये जिद इसी बार क्यों की जा रही है? इसकी वजह ये है कि ये शो करना चाहते हैं संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी और मीडिया में भी और विदेशों में बैठी हुई कुछ ताकतों के सामने भी कि साहब इस बार हमारी संख्या बढ़ी हुई है। हालांकि कसर तो इन्होंने पिछले 10 साल में भी नहीं छोड़ी है। पार्लियामेंट के हर सेशन को इन्होंने बर्बाद किया है, डिस्ट्रॉय किया है, किसी ना किसी मुद्दे को बेस बना करके, बहाना बना करके। और इस बार थोड़ी संख्या ज्यादा बढ़ गई है तो क्या ज्यादा एरोगेंसी देखने को मिलेगी, ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट को और ज्यादा बाधित करेंगे। ये इनका डे वन से आचरण दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीजें लोकतांत्रिक देश में हो सकता है इनकी परिभाषा में चलती हों, लेकिन तमाशा नहीं चलता, ड्रामा नहीं चलता और पब्लिक, जनता इन चीजों को बहुत जल्दी भांप जाती है कि आप जेन्युइनली मुद्दों को उठा करके पार्लियामेंट को रोक रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं या डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जा कर के
चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।